चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग मैग्नेटिज्म का आखिरी चैप्टर ये होने वाला है आपका, जिसका नाम होगा चैप्टर 6 और इसका नाम हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये मैग्नेटिज्म का आपका लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने 3 चैप्टर डील किया है। अगर बात करें मैग्नेटिज्म का तो आपके मैग्नेटिज्म में 3 चैप्टर पढ़ाया है। पहला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पहला पढ़ाया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट बहेगा किसी भी कंडक्टर से होकर के तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को रखेंगे, कितना फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन क्या होगा, उन सारी चीजों को हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डिस्कस किया था। एक लंबा चैप्टर था, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग अभी जो जस्ट खत्म किए हैं उसका नाम था क्या, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर कि किसी भी मैटर में, किसी भी पदार्थ में जो है सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह का स्टडी हम लोग इसमें किए। इसमें क्या सब चीज पर है, तो मैग्नेट का थोड़ा सा हिस्ट्री पर है, मैग्नेटिक डाइपोल पर है, एक्सियल इक्वेटोरियल जनरल लाइन पे मैग्नेटिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कंपैरिजन पर है एनालॉग करके। और ये एक्सियल इक्वेटोरियल वाली कहानी हर एक साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या पढ़े कि अर्थ एज अ मैग्नेट क्या है, अर्थ मैग्नेट क्या है, कैसे अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड टर्म पर है, एंगल ऑफ डीप पर है, ठीक ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और क्या पढ़े थे, एंगल ऑफ डीप के साथ क्या पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड का, वर्टिकल कंपोनेंट पढ़े थे कितना, BH साइन थीटा BV कॉस थीटा करके पढ़े थे कि नहीं। इसके बाद क्या पढ़े थे भाई, तो इसमें आपको कि किसी भी पॉइंट पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग 2 चीज देखते थे। एक तो देखते थे क्या, एंगल ऑफ डीप, और एक क्या देखते थे, डिक्लिनेशन एंगल। डिक्लिनेशन एंगल क्या बनाता था कि एक्चुअल नॉर्थ से किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और एंगल ऑफ डीप क्या बताता था कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद हम लोग इसमें मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद क्या पढ़े थे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और किसी भी मैटर में मैं क्या बोला था कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमता है, घूमने के कारण क्या करता है कि मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है, और डाइपोल ही अगर पेयर्ड हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता था, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर अनपेयर्ड होता था तो वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और फेरोमैग्नेटिक भी। तब क्या बोला था कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वीकली रिपेल करे मतलब डायामैग्नेटिक है, और वीकली अट्रैक्ट करे मतलब पैरामैग्नेटिक है, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक है। 2 डिफरेंस अभी पता चला। तीसरा बोले थे क्या, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी जीटा के बारे में, कि जीटा का वैल्यू अगर बहुत छोटा है और नेगेटिव है इसका मतलब डायामैग्नेटिक। रिपल्सन का मतलब क्या, नेगेटिव। अगर बहुत छोटा है और पॉजिटिव है इसका मतलब कैसा, पैरामैग्नेटिक। और जीटा का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या, फेरोमैग्नेटिक। इसी तरह से म्यू नॉट के बारे में हम लोग पढ़े थे कितना, 1 प्लस जीटा। तो अगर म्यू नॉट का वैल्यू स्लाइटली लेस देन 1 रहे तो डायामैग्नेटिक, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहे तो पैरामैग्नेटिक, और 1 से बहुत ज्यादा रहे तो फेरोमैग्नेटिक। इस तरीके से आपको मैं बहुत सारा डिफरेंस हर एक पॉइंट में 7-7 पॉइंट लिखवाया हूं। क्या कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डायामैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागता है, क्योंकि वो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो आगे से पीछे की तरफ भागेगा। पैरामैग्नेटिक थोड़ा बहुत पढ़ने वाला बच्चा है वो वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आता है, और फेरोमैग्नेटिक में भी किधर आता है, वीक से स्ट्रॉन्ग। नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में फील्ड की डेंसिटी अधिक हो जाती है, वीक फील्ड को डिनोट करती है। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा नजदीक नजदीक पास करता है, और फेरोमैग्नेटिक बहुत नजदीक नजदीक करता है। इस तरीके से तीनों सब्सटेंस में आपको मैं 7-7 पॉइंट 6-6 पॉइंट करके मैं लिखवाया था। और इसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कि अगर हम उसमें थोड़ा भी एक्सटर्नल फैक्टर H डालते हैं तो उसके अंदर का डाइपोल हाईली अलाइंड हो जाता है,
और हाईली अलाइंड हो जाता है तो फिर उसको जब हम डिमैग्नेटाइज कर देते हैं तो H0 होने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच जाती है, इंटरनल मैग्नेटिज्म इसमें बच जाता है, मैग्नेटाइज रहता है, जिसे क्या बोले थे, रिटेंटिविटी। और उस बचे हुए रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए रिवर्स जितना H लगाना पड़ता है उसे ही क्या बोले थे, कोर्सिविटी। और इस तरीके से आपका ये दूसरा चैप्टर भी मैग्नेटिज्म का खत्म हो गया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आज जो इसमें पढ़ना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से ही हम लोग आगे की तरफ भी लिंक करेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, वो जो सबसे पहला टॉपिक होगा जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता है कि इसको हम लोग डिनोट करेंगे फाई और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिस तरीके से मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था सेम टू सेम वैसे ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी जानना है। मैं आपको क्या बोला था कि जब भी कोई चीज किसी सरफेस एरिया को क्रॉस करती है, आर पार करती है, तो वो उस चीज का क्या बनाती है, फ्लक्स बनाती है। जैसे अगर बारिश हो रही है और खिड़की से पानी अंदर आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाटर फ्लक्स। अगर हवा अंदर आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं, एयर फ्लक्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को क्रॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना अधिक क्रॉस करेगा, तो तुम ध्यान देना कि अगर खिड़की है अपना जैसे रूम का और बारिश एकदम परपेंडिकुलर नीचे गिरे तो कोई भी पानी खिड़की से अंदर आएगा क्या, अंदर नहीं आएगा। तो कोई फ्लक्स होगा क्या, जब तक सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा तब तक पास नहीं करेगा और तब तक फ्लक्स नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वही क्या हो कि हम छत में एक खिड़की लगा दें और अब परपेंडिकुलर बारिश हो तो अब जितनी भी पानी आएगी वो सारी की सारी खिड़की से होकर के क्या होगी, नीचे आएगी, तो फ्लक्स होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्लक्स होने के लिए ये जरूरी होता है क्या कि कोई भी जिस फैक्टर के फ्लक्स का हम बात कर रहे हैं वो फैक्टर किसी सरफेस एरिया को आर पार करे। और आर पार करे भी कैसे, तो परपेंडिकुलरली आर पार करे। जैसे आप देखिए कि छत में एरिया लगा हुआ है और पानी गिर रही है, इस पे परपेंडिकुलरली आर पार हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वाटर फ्लक्स पानी गिरेगा तब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेगा तब। तो यहां हम लोगों को क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बोलेंगे क्या कि इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly through any surface। कि किसी भी सरफेस से होकर के परपेंडिकुलरली पास करने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोले। सपोज करिए कि आपके पास में कोई सा एक सरफेस है और ये सरफेस है कुछ इस तरीके का, और इस सरफेस से जो फील्ड लाइंस पास कर रही है वो कुछ इस तरह से, इस सरफेस से जो फील्ड लाइंस पास कर रही है वो कुछ इस तरह से पास कर रही है। तो बताओ कि परपेंडिकुलरली पास करने वाला जो नंबर ऑफ लाइंस है, ये नंबर ऑफ लाइंस है कितना, इसमें 3 है। इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई है कि अगर कोई भी लाइन डेंस है इसका मतलब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर लाइन एक दूसरे से दूर दूर है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। आप सपोज करिए कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा है बी और इस मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को मैं क्या करूं, बढ़ा दूं। इस मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को मैं क्या करूं, बढ़ा दूं। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक नजदीक आएगा कि नहीं आएगा, एक दूसरे के नजदीक नजदीक आएगा। तो जो एरिया आपका पहले था उसी सेम एरिया से होकर के अब जो गुजरने वाले फील्ड लाइंस की संख्या होगी वो फील्ड लाइंस की संख्या पहले से ज्यादा होगी कि कम होगी, पहले से क्या होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा होगी क्यों कि अब जो है सो फील्ड लाइंस पहले के अपेक्षाकृत क्या हो गया है, नजदीक हो गया है। तो जब दूर दूर था तो 3 ही लाइन पास किया, स्ट्रांग करेंगे बढ़ाएंगे तो लाइन क्या होगा, नजदीक नजदीक। अब इतने ही एरिया ए से होकर के यहां भी एरिया ए था और यहां भी एरिया कितना था, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा, यहां पर जो है सो मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैसा था, वीक मैग्नेटिक फील्ड था। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसा है,
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो भाई जब वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस सरफेस को पास कर रहा है वो भी कितना है, कम। कितना यहां पर, तो 5 इक्वल टू कितना 3। ये मैं एक एस्टिमेटेड डाटा आपको बता रहा हूं। जैसे स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ाएंगे लाइन क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक नजदीक लाएगा और लाइन नजदीक नजदीक आएगा तो यहां पर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 6 कितना 7 के बराबर में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहां से ये बात सीधा सीधा उठता है क्या कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, बी, और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जितना ज्यादा फ्लक्स भी उतना ज्यादा, जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या उतना कम। बात समझ में आया कि नहीं। दूसरा बात देखो कि अगर हम क्या करें कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, सपोज करो कि ये है एक अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है हर जगह पे। और बी का वैल्यू अगर हर जगह पे कांस्टेंट है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई सरफेस एरिया रखें और उस सरफेस एरिया का आप सपोज करिए क्या कि एरिया अगर हम छोटा रखते हैं, अगर हम एरिया कैसा रखते हैं, छोटा रखते हैं, तो इससे पास करने वाला जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ये कितना है, यहां पर 5। इसका हम नाम रख देते थे एरिया A1। तो यहां पर जो 5 का वैल्यू है, कितना लाइन इसको पास कर रहा है परपेंडिकुलरली, इसको परपेंडिकुलरली पास करने वाला लाइन है केवल कितना। लेकिन अगर सपोज करो कि इस सरफेस एरिया को हम इंक्रीज कर दें और इस सरफेस एरिया को हम इंक्रीज करके अब की बार जो है तो ये सरफेस एरिया हम बना दे कुछ इस तरह का और इसका नाम रख दें कितना A2। बात समझ में आ रहा है। तो एरिया बढ़ा तो इससे गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस है ये भी क्या हो गई, बढ़ गई। इस समय में जो इससे गुजरने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ये है कितने, ये है कितने, कितना 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर जो 5 हो गया वो कितना हो गया। इसका मतलब क्या कि सरफेस एरिया को भी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ए, यानी कि एरिया ऑफ किस चीज के, सरफेस के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब सवाल उठता है क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइंड किया जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दो चीज है, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से भी फ्लक्स बढ़ रही है और मैग्नेटिक फील्ड से जो रिलेट एरिया है, और ध्यान देना है कि ये एरिया कैसा है, तो ये एरिया है फील्ड के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एरिया के बढ़ाने से भी आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर हम इस दोनों स्टेटमेंट को मिला दें तो हम लोग एक साथ में क्या कह सकते हैं क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कैसा, परपेंडिकुलर। और अच्छी बात यह है कि यहां पर अगर हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके इक्वल टू में बदलते हैं तो कांस्टेंट के जगह पर जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 1 आता है। और 1 आने के कारण ही जो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, B इंटू ए के बराबर में। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो ये एरिया है ये कैसा है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना बात में कोई दिक्कत है क्या। तब कोई आदमी आपसे पूछे क्या कि भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अब इसको कैसे डिफाइंड किया जाएगा, तो आप सीधे सीधे कहिएगा क्या कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फ्लक्स का, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, तो इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ किस चीज का, तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी, एंड द एरिया ए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो एरिया है उस मैग्नेटिक फील्ड के एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
आपसे कोई आदमी पूछे कि फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे कोई आदमी पूछे कि फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे तो फील आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी अभी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बस इतना बात समझ में आया कि इतना बात समझ में आया क्या कि अगर आपके पास सपोज करिए कि कोई सा सरफेस है इस तरीके से, और इस सरफेस से होकर के परपेंडिकुलरली कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, परपेंडिकुलरली कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ अगर हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा किस चीज के बारे में? आपको पता चल जाएगा किस चीज के बारे में? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। सपोज करिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है कितना, बी, जो ऊपर की तरफ है, और इस सीट का जो एरिया है, ये एरिया है कितना, ए। आप देखिए कि ये जो एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर एरिया है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्लक्स जो हो जाएगा वो किसके बराबर में, बी इंटू किसके बराबर में, ए परपेंडिकुलर के बराबर में। आप यहां से एक बात ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यहां पर जो आपका एरिया होगा, इस एरिया ए को हम लोग कंसीडर करेंगे किसके जैसे, कंसीडर्ड एज कैसा, वेक्टर के जैसा। और इस वेक्टर के जैसा बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो ऑलवेज डायरेक्टेड किधर, तो ऑलवेज डायरेक्टेड हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कैसा, परपेंडिकुलर एंड कैसा, आउटवर्ड। परपेंडिकुलर हो और किधर की तरफ हो, बाहर की तरफ। तो अगर इस सीट का है एरिया ए, तो अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर लिखने को बोला जाए तो परपेंडिकुलर और किधर की तरफ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। तो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी इंटू ए परपेंडिकुलर, एरिया ऐसा जो परपेंडिकुलर हो, यहां वेक्टर नहीं डाला हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो है सो आपका होना चाहिए क्या, कि यहां पर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू किस चीज के, एरिया ए के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? परपेंडिकुलर किसके, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए किस चीज के, एरिया ए के बराबर में। बात समझ में आ रहा है? एरिया ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि दूसरा बात कि बी इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ किस चीज के, एरिया वेक्टर के। वेक्टर का बात किया जाए तो सेम डायरेक्शन में, और केवल एरिया का बात किया जाए तो क्या, परपेंडिकुलर। सपोज करो ये मेरा हाथ है कोई सा एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, तो एरिया के मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम लोग एरिया वेक्टर का बात करें तो एरिया वेक्टर इसका कैसा होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। यह है एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, नीचे से। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर केवल एरिया का बात करेंगे तो कैसा एरिया लेना है, परपेंडिकुलर। इस दोनों बात में डिफरेंस है, दोनों बात को याद रखिएगा। एक जगह एरिया के परपेंडिकुलर और सेम डायरेक्शन में किसके, तो एरिया वेक्टर के। क्लियर है इतनी बातें? तो हम लोगों को अगर बात करेंगे तो प्रोडक्ट किसका, मैग्नेटिक फील्ड का और किसका, परपेंडिकुलर एरिया का, या फिर एरिया वेक्टर के सेम डायरेक्शन वाले एरिया का। क्लियर है बात? कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा फील्ड लाइंस किसी सरफेस से परपेंडिकुलर ही पास करे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फील्ड लाइंस क्या हो, सरफेस के परपेंडिकुलर ही पास करे। आप सपोज करिए कि मैं अपने हाथ में क्या करूं कि एक क्लोज वाइड लूप ले लूं, और इस पंखे के सामने में अगर रखूं तो पूरा का पूरा हवा कहां से पास होगा, लूप से होकर के पास होगा। और मैं अगर यहां से एरिया को घुमाना शुरू कर दूं, घुमाना शुरू कर दूं, तो आप बताइए कि अब लूप से पास होने वाला एयर बदलने लगेगा कि नहीं? और बदलते बदलते एकदम मैं एग्जैक्ट ऐसे खड़ा हो जाऊं तो अब इस लूप से आर पार कोई हवा जाएगी क्या, नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या कि एरिया का डायरेक्शन बदलने से इस समय में एयर फ्लक्स मैक्सिमम था, और जैसे जैसे मैं एरिया का डायरेक्शन बदलता गया फ्लक्स भी क्या होता गया, मतलब डायरेक्शन बदलने से फ्लक्स पर प्रभाव पड़ रहा है। और भाई जब डायरेक्शन का प्रभाव पड़ रहा है इसीलिए इसको कैसा कंसीडर करना है, वेक्टर के जैसा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोगों को डायरेक्शन कैसा लेना है एरिया का? एरिया वेक्टर का वो डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का वो डायरेक्शन जो क्या हो, फील्ड के डायरेक्शन में हो या सरफेस किसके हो, तो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात में कोई दिक्कत है क्या? इतना बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो आप देखिए कि अगर कई बार ऐसा होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपसे बात किया जाए क्या कि इफ द वेक्टर बी एंड वेक्टर ए आर एट एन एंगल थीटा, कि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं रहे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं रहे। यहां पर क्या था भाई? तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में था। सेम डायरेक्शन में था मतलब थीटा इक्वल टू दोनों के बीच का एंगल था कितना? 0 डिग्री। लेकिन कोई जरूरी है क्या कि हमेशा 0 डिग्री ही रहे? अगर दोनों के बीच का एंगल जो है सो 0 डिग्री नहीं रहे, वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आपके पास सिचुएशन क्या है। आपके पास सिचुएशन है क्या कि आपके पास एक ऐसा एरिया दिया हुआ है। आप ध्यान से देखें कि ये लूप कुछ इस तरीके से रखा हुआ है आपके सामने, और इस लूप का एरिया सपोज करिए कि इस लूप का जो एरिया आपको दिया हुआ है, इस लूप का जो एरिया आपको दिया हुआ है, इस लूप का एरिया कितना कह रहा है? ए है। आप देखेंगे कि अगर मैं इस लूप के एरिया वेक्टर का बात करूं तो इस लूप का अगर मैं एरिया वेक्टर का बात करूं तो इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किधर? परपेंडिकुलर, और किधर के तरफ? बाहर के तरफ। ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड, अब की बार मैग्नेटिक अगर ऐसे रहता दोनों सेम डायरेक्शन में, तब तो सीधे हम बी और ए को क्या करते? मल्टीप्लाई कर देते, आपका काम हो जाता। लेकिन अब की बार जो आपके साथ कह रहा है क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, और ये एंगल जो है वो एंगल कितने का है? ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इस दोनों के जो बीच का एंगल है वो है कितना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हम लोग बात किए हैं क्या कि ये बी और ए का प्रोडक्ट होगा, बी और ए का प्रोडक्ट होगा, लेकिन कैसा? तो वो भी जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, वो भी जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो। लेकिन यहां पर एरिया वेक्टर अलग डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई वेक्टर है कि नहीं है? दोनों वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या? और वेक्टर को अपने पास घुमाने का तरीका है कि नहीं है? रिजोल्यूट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में। कैसे? तो जिसके साथ थीटा लगा हो और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हो, साइन थीटा। तो मेरे भाई जब इस वेक्टर बी को आप रिजोल्यूट करिएगा तो आप देखिएगा कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कितना? बी कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? बी साइन थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि ये अगर मेरा हाथ सरफेस था और मैग्नेटिक फील्ड आपका ये था और एरिया वेक्टर यहां से परपेंडिकुलर था, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को घुमाए परपेंडिकुलर, बी कॉस थीटा आया, और ऐसे घुमाए तो बी साइन। क्या बी साइन थीटा इस सरफेस को आर पार कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो बी साइन थीटा के कारण कोई फ्लक्स होगा, जो भी फ्लक्स होगा वो किसके कारण होगा? बी कॉस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर हम लोग यहां से फ्लक्स लिखना चाहें तो हम लोग अगर यहां से लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या कि सिंस जो आपका बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा डज नॉट क्रॉस द सरफेस, ये क्या किया? सरफेस को क्रॉस नहीं किया। सो देयर इज नो फ्लक्स, सो देयर इज नो फ्लक्स ड्यू टू बी साइन थीटा, कि बी साइन थीटा के कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। और दूसरा बात क्या? तो दूसरा बात हम लोग जानते हैं क्या कि जो आपका फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स होता है किसके बारे में? तो फ्लक्स होता है क्या? तो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? तो मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि वो एरिया वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा
कि ध्यान दीजिएगा कि इस दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का और किसका, एरिया वेक्टर का। तो देखो तो बी साइन थीटा के कारण तो कोई फ्लक्स हुआ ही नहीं, जो भी फ्लक्स होगा किसके कारण, बी कॉस, और बी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है फाई इक्वल टू, तो फाई इक्वल टू लिखना है तो कितना लिखिएगा, बी कॉस थीटा और इंटू कितना, ए, और इसी को अगर आप लिखना चाहिएगा फाई बी इक्वल टू, तो आप कितना लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा के बराबर में। अब जरा सा ध्यान देना कि अगर यहां पर तुम देखो तो ए भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, और बी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर में मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है क्या, कि अगर ए डॉट बी कहीं पर लिखा हुआ है, अगर कहीं पर भी ए डॉट बी लिखा हुआ है दो वेक्टर, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, या बी डॉट ए बी लिखा हुआ है तो भी इसको कितना लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा के बराबर में। तो आप देखिए तो ये ए बी कॉस थीटा को हम लोग ए डॉट बी या बी डॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो आपका थीटा है, ये थीटा कहां का एंगल है, तो ये थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एंड कौन सा, एरिया वेक्टर ए के बीच का एंगल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना में कोई दिक्कत है क्या। अब जरा सा ध्यान दो कि भाई साहब अगर ए बी कॉस थीटा है तो फाई बी को हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी या बी डॉट। और तुमको जरूर याद होगा अगर वेक्टर तुमने पढ़ा होगा कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर की वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का नाम ही था क्या, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों, किसका रिजल्ट कैसा आता था, स्केलर आता था। तो ये बताओ डॉट प्रोडक्ट में फ्लक्स डिफाइंड है, इसका मतलब फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्केलर क्वांटिटी अगर भाई पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, इज एन कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और अगर आपको याद हो तो इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मैंने पिछले दिन ही बताया था, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, वेबर होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एग्जाम में करीब करीब हर साल एग्जाम में पूछ देता है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट नहीं है कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट नहीं है कौन सा। तो तुम ढेर सारा यूनिट पढ़े हो, क्या पढ़े हो, टेस्ला पढ़े हो, गॉस पढ़े हो, फोर्स के टर्म में भी पढ़े हो, फोर्स में पढ़े हुए हो ना। देखो तो याद होगा तुमको क्या, एफ इक्वल टू कितना पढ़ते थे, आई बी एल साइन थीटा पढ़ते थे ना आप। देखिए तो न्यूटन, फोर्स के लिए न्यूटन लिखेंगे, करंट के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे। बी का मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना ही है, बी का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता। ए और मीटर को ले आओ, कितना हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये किसका यूनिट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और भी यूनिट हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, टेस्ला पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, गॉस पढ़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, वेबर पर मीटर स्क्वायर पढ़ा था। यहां से देखिए कि इसका यूनिट लिखेंगे वेबर, और एरिया किस में, डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वेबर पर। तो इसका यूनिट ही पढ़े थे क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ढेर सारा यूनिट है इसका, तो ढेर सारा यूनिट याद रखना। ऑप्शन में 3 गो दे देगा, एगो कह देगा कोई और दे देगा, और कहेगा कि कौन सा नहीं है, पिछले साल भी एग्जाम में पूछा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पिछले साल भी एग्जाम में पूछा था, तो आपको याद रहना चाहिए। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, इतना याद रहेगा क्या, कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, डब्ल्यू बी डॉट ए लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये प्लेन सरफेस के लिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर कर्व सरफेस रहा, अगर बात करें किसके लिए, फॉर कर्व्ड सरफेस के लिए, तो फॉर कर्व्ड सरफेस के लिए अगर बात करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया हमेशा क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। सपोज करो कि यह है कोई कर्व सरफेस, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो है कैसे, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यहां पर अगर एरिया वेक्टर लोगे, तो यहां पर अगर एरिया वेक्टर लोगे तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ सेम डायरेक्शन में तो चला जाएगा। लेकिन एरिया वेक्टर अगर यहां पर लोगे, तो यहां पर इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो अलग अलग जगहों पर जो आपका एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर कैसा होगा, अलग अलग तरह का होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि छोटा छोटा एलिमेंट लेंगे, क्योंकि पृथ्वी है, कर्व सरफेस है, लेकिन इस रोम का एरिया कैसा है, फ्लैट है, छोटा सा एरिया, इसीलिए कैसा है। तो जब भी हम लोग कर्व सरफेस के लिए बात करते हैं और छोटे से एरिया का बात करने लगते हैं तो उसको कैसा कंसीडर किया जाता है, फ्लैट सरफेस के जैसे। और इस फ्लैट सरफेस को आप सपोज करिए कि यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया जिसका कितना है, एरिया ds के बराबर में। और इससे होकर के कोई मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह से पास कर रहा है, तो इस दोनों के बीच का एंगल अगर है थीटा, तो छोटा सा एरिया के कारण छोटा सा फ्लक्स, छोटा सा एरिया के कारण क्या, छोटा सा फ्लक्स। और ये कितना होता है, बी डॉट एरिया के बराबर में, तो कितना लिखेंगे, बी डॉट ds। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना, बी डॉट ds के बराबर में। और फाई बी इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, बी डॉट ds के बराबर में। किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए। क्लियर है, इतनी बातें याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, सब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हुए हैं। मेनली हमको इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इस पर आप अब ध्यान दीजिए। कितना फ्लक्स पढ़ाने के पीछे का कारण क्या था, तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू कितना होगा, बी ए कॉस थीटा के बराबर में। बी है क्या, एरिया, बी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ए है क्या, एरिया, और थीटा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। बी बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा कि नहीं, एरिया बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा कि नहीं, थीटा बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा कि नहीं। अगर फ्लक्स बदला, बी बदला, ए बदला, थीटा बदला, मतलब एक साथ में क्या बदला, फ्लक्स बदला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इतना बात आपको याद है तो अगले दिन हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे, और इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे कहां से, फैराडेज एक्सपेरिमेंट से। कहां से, फैराडेज एक्सपेरिमेंट से। दिखाएंगे आपको कि फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, आपको फील करवाएंगे, और फील करवाने के बाद इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फैराडे अपना 2 लॉ देते हैं। तो इसी में हमको क्या पढ़ना है, फैराडेज लॉ, और फैराडेज लॉ में पढ़ना है फर्स्ट लॉ, और फैराडेज लॉ में क्या पढ़ना है, सेकेंड लॉ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद पढ़ेंगे लेंज लॉ, और ये चैप्टर थोड़ा सा कोशिश करेंगे अच्छा चले, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा तो अच्छा चलेगा, नहीं पढ़ के आइएगा तो फिर शुरू कर दें।